अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। सी प्लस प्लस लैंग्वेज सीखने की सीरीज़ में ये हमारा लेक्चर नंबर 6 जा रहा है, जिसमें हम यूनरी ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यूनरी ऑपरेटर्स हमारे पास वो ऑपरेटर्स होते हैं जिनके लिए सिर्फ एक ही ऑपरेंड की ज़रूरत होती है। जैसे हम पिछले लेक्चर्स में हमने ऑपरेंड्स और ऑपरेटर के बारे में आपको डिटेल से बताया था। चले मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। जैसे हमारे पास एक एक्सप्रेशन होता है x प्लस वाई, तो इसमें हमारे पास ये जो प्लस है ये हमारे पास ऑपरेटर होता है, और ये जो x है और y है इनको हम ऑपरेंड्स कहते हैं। तो ये जो यूनरी ऑपरेटर है इनके लिए हमारे पास सिर्फ एक ही ऑपरेंड की ज़रूरत होती है, या फिर x की या फिर y की, या कोई कांस्टेंट भी हो सकता है। लेट्स से 1 2 3 4 ऐसे करके कोई कांस्टेंट भी। लेकिन बताने का मकसद ये कि सिर्फ एक ही ऑपरेंड इनके लिए रिक्वायर्ड होता है, और दो ऑपरेंड्स पे ये वर्क नहीं करते। अगर आप इनको दो ऑपरेंड्स पे चलाना चाहते तो अलग अलग एक एक ऑपरेंड पे आप चला सकते हैं, लेकिन ये जो है सिर्फ एक ही ऑपरेंड पे वर्क करते हैं। तो ये हमारे पास यूनरी ऑपरेटर्स की कुछ लिस्ट है, ये इंपॉर्टेंट है। इनके अलावा जो है हमारे पास और भी ऑपरेटर्स है यूनरी ऑपरेटर्स, लेकिन ये आपको ज़्यादातर जो है एग्ज़ाम्स में या फिर एग्ज़ाम्पल्स में बुक्स में आपको मिलेंगे। तो इनके एग्ज़ाम्पल्स को मैं आपको थोड़े से एग्ज़ाम्पल्स करवा देता हूँ कि आप इनसे फेमिलियर हो जाए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। मैं क्या कर लेता हूँ कि मैं जो है कोड ब्लॉक्स ओपन कर लेता हूँ। कोड ब्लॉक्स मैंने जैसे ही ओपन किया है आपको स्क्रीन विजिबल होगी, और यहाँ से मैं सबसे पहला जो है हमारे पास साइन ऑपरेटर्स, यहाँ से मैं देख सकता हूँ हमने साइन ऑपरेटर, ये साइन बताता है। साइन बताता है मतलब किसी भी वेरिएबल का या कांस्टेंट का या वैल्यू का साइन बताता है कि वो प्लस है या माइनस है, वो नेगेटिव वैल्यू है या पॉजिटिव वैल्यू है। ये उसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो चलिए मैं आपको इसका थोड़ा सा डेमो दे देता हूँ। तो लेट्स से हमारे पास एक वेरिएबल है, उसके अंदर 5 है या 6 है, और मैं यहाँ से जैसे ही उसको प्रिंट करूँ तो मेरे पास उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो मैं जैसे ही इसको अब बिल्ड एंड रन कर लेता हूँ इस एप्लीकेशन को, तो हमारे पास सिंपल यहाँ पर आउटपुट आ रहा है 6। ठीक है, तो यहाँ से इसके साथ बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास सिर्फ 6 आ रहा है, तो उसका साइन हमारे पास डिफ़ॉल्ट पॉजिटिव होता है। अगर मैं चाहता हूँ कि इसके साथ मैं इसको नेगेटिव कर दूँ, तो मैं यहाँ इसके साथ माइनस लगा के मैं इसको निगेशन कर सकता हूँ। मैं इसको नेगेटिव, इसका जो साइन है उसको चेंज कर सकता हूँ। मैं दोबारा रन करता हूँ तो मैं आपको अभी समझा देता हूँ। ये देखिए पहले जो हमारी वैल्यू थी x की वो हमारे पास 6 है, लेकिन साइन ऑपरेटर, जो माइनस साइन ऑपरेटर है, नेगेटिव साइन ऑपरेटर है, उसकी वजह से हमारे पास जो x का साइन था वो चेंज होकर प्लस से माइनस हो गया। और जो माइनस है वो साइन को चेंज कर लेता है, लेकिन जो प्लस है वो साइन को ओवरऑल इफेक्ट नहीं करता। ये कैसे साबित करेंगे ये भी आपको मैं एग्जांपल करके बता देता हूँ। यहाँ से अगर मैं इस माइनस की बजाय यहाँ प्लस इंटर कर दूँ और दोबारा से प्रोग्राम को रन करूँ, तो हमारे पास यहाँ पर सिंपल आउटपुट आ रहा है 6। हालांकि इसके साथ यहाँ प्लस होना चाहिए, लेकिन प्लस इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो इंटीजर वैल्यू होती है, चाहे फ्लोट हो इंटीजर हो, सिर्फ इंटीजर की मैं बात नहीं कर रहा, फ्लोट भी हो सकती है, लेकिन डिफ़ॉल्ट उसका जो साइन होता है वो हमारे पास पॉजिटिव होता है। जब तक उसके पास माइनस हम नहीं लगाते तो उसका डिफ़ॉल्ट जो साइन होता है वो हमारे पास पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये हमारे पास साइन ऑपरेटर्स थे। नेक्स्ट कैटेगरी में अब हमारे पास आते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। इंक्रीमेंट क्या और डिक्रीमेंट क्या है ये मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। इंक्रीमेंट का मतलब होता है किसी भी वैल्यू में या किसी भी वेरिएबल में 1 प्लस कर देना। इंक्रीमेंट का मतलब है, मैं आपको यहाँ पर कमेंट करके दे देता हूँ। इंक्रीमेंट का अगर मैं ऐसे कर देता हूँ कि x में प्लस प्लस कर दो, तो इसका मतलब क्या है, इंक्रीमेंट इन x। इंक्रीमेंट इन x का मतलब क्या कि x में x प्लस 1 डाल दो, मतलब x में एक प्लस कर दो और जो आंसर आया उसको फिर वापस x में डाल दो। x के साथ पहले एक 1 ऐड कर दो और फिर उसके साथ क्या कर दो कि वापस उसको x के अंदर ही डाल दो, तो इसको हम कहेंगे x इंक्रीमेंट। ठीक है, और अगर हम इसी लाइन को कॉपी करके नीचे मैं पेस्ट कर देता हूँ एक दफ़ा और इसको मैं डिक्रीमेंट कह देता हूँ, तो डिक्रीमेंट का मतलब क्या है, इसके साथ 2 माइनस लगा देते हैं हम। तो इसका मतलब अब क्या हो जाता है कि x में से एक 1 माइनस कर दो और जो आंसर आया है उसको वापस x में ही डाल दो। ठीक है, तो अब मैं आपको इसकी जो है एग्जांपल्स करा देता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि इसकी भी 2 टाइप्स होती है, एक पोस्ट होती है और एक प्री इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, इसकी भी 2 टाइप्स होती है, एक पोस्ट और एक प्री। तो पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट
और प्री इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट। ठीक है, तो इस तरह जो है हमारे पास ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है। अब चलिए इसकी एग्जांपल की तरफ जाते हैं। तो एग्जांपल इसमें क्या कर लेते हैं कि लेट्स से यही हमारे पास ये x की वैल्यू है जो कि 6 है। अब मैं क्या कर लेता हूँ, आपको यहाँ पर मैं एक दफ़ा इसको x में ऐसे प्लस प्लस करके बता देता हूँ, ऐसे x में प्लस प्लस करके मैंने सिंपल इसको यहाँ पर डिस्प्ले किया है। तो अब आपकी नज़र में यहाँ पर आउटपुट आएगा 7 जो कि ट्रू है और वो ऑब्वियस भी है, हमारे पास 7 ही रिज़ल्ट आएगा। क्यों? क्योंकि हमने एक इंक्रीमेंट किया है। अब मैं इसको अगर ऐसे लिखता हूँ कि ऑपरेंड मैंने पहले लिखा और ऑपरेटर जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है वो मैंने बाद में लिखा है, तो इसको मैं कहता हूँ, इसको हम कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट, क्योंकि इंक्रीमेंट हो रहा है और जो ऑपरेटर है वो हमने बाद में लगाया, तो इसलिए इसको हम पोस्ट इंक्रीमेंट कहते हैं। अब अगर मैं कुछ ऐसा करूँ कि ऑपरेटर पहले लिख दूँ और ऑपरेंड बाद में लिखूँ, तो उसको हम प्री इंक्रीमेंट कहते हैं। ठीक है, और इस पे क्या असर पड़ता है ये भी हम देख लेते हैं। तो मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ, जो पोस्ट वाला है और प्री वाले को चला लेते, तो फिर भी हमारे पास आउटपुट 7 ही आएगा, क्योंकि हमने कुछ ज़्यादा चेंज नहीं किया, सिर्फ पोस्ट के बजाय प्री इंक्रीमेंट किया। लेकिन अब दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों को अलग अलग क्यों यूज़ किया जाता है, तो दोनों मैं आपको समझा देता हूँ कि इसका असल फ़र्क कब नज़र आएगा हमें। इसका असल फ़र्क हमें तब नज़र आएगा जब हम इसको यहाँ से रिमूव करके कमेंट आउट कर देता हूँ। मैं इसको यहाँ के बजाय ऊपर इंक्रीमेंट करने के बजाय मैं यहाँ पर इसको इंक्रीमेंट करूँ। अगर मैं ऑपरेटर से पहले इसको इंक्रीमेंट करता हूँ और फिर मैं अपना रिज़ल्ट चेक करता हूँ, तो इस वक्त हमारे पास रिज़ल्ट 7 आ रहा है। ठीक है, सिर्फ एक इंक्रीमेंट हुआ है। लेकिन अगर मैं इसको अभी इसको ऑपरेटर को बाद में करता हूँ इंक्रीमेंट और ऑपरेंड पहले लिख देता हूँ और फिर रिज़ल्ट चेक करूँ, तो अभी हमारे पास रिज़ल्ट आ रहा है 6। तो क्या हमारे पास इस केस में इंक्रीमेंट नहीं हुआ? ऐसा नहीं है, इंक्रीमेंट हुआ है, लेकिन इस वक्त इसकी प्रायोरिटी जो है या जो प्रेसिडेंस है वो हमारे पास जहन में आती है। जब भी ये जहन में आप रखें कि चाहे इंक्रीमेंट हो चाहे डिक्रीमेंट हो, अगर वो पोस्ट केस में यूज़ हो रहा हो, मतलब ऑपरेटर बाद में आ रहा हो और जो ऑपरेंड है वो पहले आ रहा हो, जैसे हमारे पास इस वक्त आ रहा है, ये देखें हमारे पास, ये देख सकते हैं आप, हमारे पास वेरिएबल पहले आ रहा है या x जो ऑपरेंड है वो पहले आ रहा है और जो ऑपरेटर है जो डबल प्लस है या इंक्रीमेंट है वो बाद में आ रहा है। तो ये पोस्ट केस है। अगर डिक्रीमेंट भी होता, मतलब डबल माइनस भी होता, तो फिर भी हमारे पास इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट दोनों बाद में होंगे और जो वैल्यू यूज़ होनी है वो पहले यूज़ होती है। मतलब सी आउट पहले चलेगा, x की वैल्यू प्रिंट कर देगा और बाद में उसमें जाके उसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। अब इसको समझने के लिए ये देखिए, यहाँ मैं एक और स्टेटमेंट ऐड कर लेता हूँ। नेक्स्ट लाइन पे दोबारा से मैं x की वैल्यू प्रिंट कर देता हूँ। तो इस केस में हमारे पास जो पहला स्टेटमेंट, जो पहली स्टेटमेंट चली है, इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ, जो पहली स्टेटमेंट चली है उसकी मदद से हमारे पास x की सिर्फ वैल्यू प्रिंट हुई है और जैसे ही प्रिंट होती है तो उसके बाद सेकंड नंबर पर हमारे पास x के अंदर एक 1 ऐड हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है लेकिन पोस्ट इंक्रीमेंट। नेक्स्ट लाइन में हमने जब भी x की वैल्यू प्रिंट की जैसे ही, तो हमारे पास जो नई वैल्यू है x की वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। तो मैं इसको जैसे ही रन कर लेता हूँ, अभी आपको मैं रिज़ल्ट दिखा देता हूँ। तो ये देखिए हमारे पास पोस्ट इंक्रीमेंट होने की वजह से इंक्रीमेंट बाद में हुआ है और प्रिंट पहले हुआ है। जो पहला सी आउट है उसकी मदद से x प्रिंट हुआ है और फिर उसके बाद उसमें एक इंक्रीमेंट हुआ है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर पोस्ट होने की वजह से, और फिर सेकंड लाइन जो सी आउट है उसकी मदद से हमारे पास जो x की नई वैल्यू है वो प्रिंट हो जाती है। ठीक है, अब अगर मैं इसको प्री इंक्रीमेंट कर दूं, मतलब जो इंक्रीमेंट है वो पहले कर दूं और जो x है वो ऑपरेंड है वो बाद में लिख दूं, तो इस वक्त हमारे पास इंक्रीमेंट पहले होगा क्योंकि इसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है। यूनरी ऑपरेटर है तो यूनरी ऑपरेटर की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है। पिछले वीडियो में हमने देखा था जो असाइनमेंट्स जो इन यूनरी ऑपरेटर था वो लिस्ट में सबसे ऊपर था, तो उसकी प्रायोरिटी सबसे हाई है। तो इसका मतलब क्या कि पहले उसमें इंक्रीमेंट होगा, x की वैल्यू पहले इंक्रीमेंट होगी, फिर उसके बाद जाके सी आउट होगा। तो चले हम देख लेते हैं कि ऐसा ही होता है। तो अभी अगर आप देखते हैं तो ये देखिए हमारे पास दोनों जगह पर 7 7 आ रहा है। ये 7 7 इसलिए आ रहा है, ये जो नीचे वाला 7 है तो सिर्फ x की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, लेकिन असल लॉजिक है ऊपर वाले इंक्रीमेंट में जो कि प्री है। अब
पोस्ट वाले इंक्रीमेंट में हमने क्या देखा था कि ये पहले बाकी ऑपरेटर्स परफॉर्म करता है, लास्ट पे जाके पोस्ट इंक्रीमेंट या पोस्ट डिक्रीमेंट दोनों जो है वो लास्ट में जाके परफॉर्म होते हैं। लेकिन इस केस में हमारे पास जो प्री इंक्रीमेंट या प्री डिक्रीमेंट होता है वो सबसे पहले हमारे पास जो है ऑपरेट होता है और बाकी ऑपरेटर्स बाद में ऑपरेट होते हैं। तो यही केस जो है सिर्फ इंक्रीमेंट के लिए नहीं, डिक्रीमेंट के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, ऐसे करके डबल माइनस करके। तो हमारे पास पहले इसमें एक कम हो जाएगा तो x-1 जो कि 5 है और यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। और अगर पोस्ट केस में यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से मैं इसको बाद में डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगा के इसको चेक कर सकता हूँ, तो वही आउटपुट देगा जैसे हमारे पास होना चाहिए कि पोस्ट के लिए हमारे पास डिक्रीमेंट बाद में होगा और सी आउट पहले आएगा। ठीक है, ये देखिए फर्स्ट जो सी आउट है x माइनस माइनस वाला, तो x की वैल्यू पहले प्रिंट हो जाएगी जो कि 6 ही है, और फिर x में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा और बाद में जाके हम उसको अगर प्रिंट करना चाहे या यूज़ करना चाहे तो बाद में हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये था पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट या पोस्ट डिक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट। ठीक है, इसके बाद हमारे पास अगला ऑपरेटर आता है साइज़ ऑफ ऑपरेटर। ये हमें जो है साइज़ बताता है। इसको मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। तो साइज़ किस चीज़ का बताता है? वेरिएबल का भी बताता है। मैं थोड़े से वेरिएबल्स बनाता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये मैंने कर लिया। अब मैं यहाँ पर सी आउट और साइज़ ऑफ साथ ही लिखना पड़ेगा। इसको आप ब्रैकेट, ये ब्रैकेट यूज़ करके भी यूज़ कर सकते हैं, और नेक्स्ट लाइन पे मैं आपको बता देता हूँ कि ब्रैकेट के बगैर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसे स्पेस दे के वाई, स्पेस देना लाजमी है फिर अगर आप ब्रैकेट के बगैर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से मैं साइज़ ऑफ और इसको मैं z कह देता हूँ। अब ये लाइंस जो मैंने लिखी है, मैंने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए, एक इंटीजर टाइप का, एक फ्लोट टाइप का और एक हमारे पास है कैर टाइप का। एक और भी मैं जो है डिक्लेयर कर देता हूँ डबल टाइप का, और उसको भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सी आउट साइज़ ऑफ और यहाँ पर ए एंड एल। अब अगर मैं इन स्टेटमेंट्स को रन करूँ तो मेरे पास इंटीजर बाय डिफ़ॉल्ट कितना साइज़ लेगा वो मुझे यहाँ पर बाइट्स में मिलेगा कि इतने बाइट्स इसने मेमोरी में रिज़र्व हो गई है इस वेरिएबल के लिए। और जो सेकंड वाला है वो हमें फ्लोट के लिए बता देगा। थर्ड वाला जो है एक कैरेक्टर के लिए कितनी बाइट्स रिज़र्व होती है वो हमें बताएगा। और जो फोर्थ वाला है वो एक डबल वैल्यू के लिए कितनी जो है हमारे पास बाइट्स रिज़र्व होती है वो हमें बताएगा। डबल्स और फ्लोट्स में जो है फ़र्क नहीं होता। फ्लोट की वैल्यू हमारे पास ऐसे होती है पॉइंट्स में, जैसे 6.5 है। इंटीजर वैल्यू हमारे पास 1 2 3 की फॉर्म में होती है, जैसे है हमारे पास 10 है। और जो कैरेक्टर है वो हमारे पास ABC या 1 2 3 लेकिन सिंगल कोड के अंदर बंद होता है, ये सिंगल कोड के अंदर। और जो डबल है वो हमारे पास होती तो वैल्यू फ्लोट्स में ही है, लेकिन इसकी जो रेंज होती है, जो मेमोरी होती है वो फ्लोट से ज़्यादा होती है, और रेंज इसकी ज़्यादा होती है इस वजह से। फ्लोट की जो रेंज होती है 2 की पावर 32 - 1 होती है, और इसकी जो है आई थिंक 8 बाइट्स होती है। तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं 128 के 64, आई थिंक ऐसे 64 होती है, तो 2 की पावर 64 - 1 इतनी इसकी रेंज होती है। इतनी बड़ी वैल्यू ये स्टोर कर सकता है। बाकी दोनों में फ़र्क नहीं होता, दोनों ही फ्लोट्स होती है, लेकिन जो फ्लोट होती है उसका साइज़ थोड़ा, रेंज छोटी छोटी होती है, और जो डबल होती है उसकी रेंज थोड़ी बड़ी होती है। चलिए इसको मैं रन कर लेता हूँ। तो अच्छा सॉरी, मैं यहाँ पर ये असल में वैल्यूज़ को कमेंट करना पड़ेगा तभी ये कंपाइलेशन में नहीं आएगी। अब मैं इसको रन कर लेता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मतलब ये है इसके कहने का कि हमारे पास जो इंटीजर होता है उसके लिए मेमोरी में 4 बाइट्स रिज़र्व होती है 32 बिट के आर्किटेक्चर में, और जो फ्लोट है उसके लिए हमारे पास, उसके लिए भी हमारे पास जो है 4 बाइट्स रिज़र्व होती है। कैरेक्टर जो है उसके लिए 1 बाइट रिज़र्व होता है, मतलब 8 बिट्स रिज़र्व होती है। जो डबल वैल्यू उसके लिए हमारे पास 8 बाइट्स रिज़र्व होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास साइज़ बताता है कि इस वैल्यू के लिए कितना जो है मेमोरी में कितना साइज़ रिज़र्व होता है बाइट्स में। अच्छा, इसके अलावा सिर्फ ये नहीं है कि हम इसको सिर्फ वेरिएबल्स के साथ यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर हम कोई वैल्यू भी दे सकते हैं। जैसे लेट्स से मैंने यहाँ कर दिया ए सिंगल कोट्स में, तो अब ये क्या कर देगा, ये यहाँ पर सोचने और समझने वाली बात है। ये हमारे पास एक कैरेक्टर है, जैसे हमने यहाँ पर z के लिए कैर टाइप यूज़ किया।
ये हमारे पास ये देखिए साइज़ ऑफ ए मैंने कर दिया है सिंगल कोट के अंदर, लेकिन अब अगर इसको हम रन करें तो ये 2 बाइट्स के बजाय कैरेक्टर के लिए 2 बाइट्स लेना चाहिए, इसको 1 बाइट लेना चाहिए, और ये हमें बता भी रहा है 1 बाइट। कुछ कंपाइलर्स में ये हमारे पास 2 बाइट्स का जो है हमारे पास रिज़र्व करता है। इस केस में हमारे पास ए के लिए जो कैरेक्टर है, ए कैरेक्टर, उसके लिए वो बता रहा है कि मेमोरी में 1 बाइट ही रिज़र्व होगा, क्योंकि ये कैरेक्टर है बाय डिफ़ॉल्ट, मतलब इसकी नेचर कैरेक्टर टाइप की है, तो कैरेक्टर के लिए हम 1 बाइट ही रिज़र्व करते हैं मेमोरी में, जो कि ठीक है। लेकिन कुछ कंपाइलर्स में यहाँ पर 2 आता है, मतलब कि 2 बाइट्स रिज़र्व की जाती है, और वो गलत नहीं है। वो इसलिए है क्योंकि आस्की वैल्यू जो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है, उसके हिसाब से फिर वो वैल्यू सेट करता है, वो फिर उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके हमें बताता है। मतलब जो ए है वो 97 होता है, स्मॉल ए जो है आस्की कोड उसका 97 होता है, तो 97 जो है वो हमारे पास इंटीजर है, और इंटीजर के लिए जो है हमारे पास 4 बाइट्स रिजर्व होती है। तो इस वजह से यहाँ पर 2 बाइट्स या 4 बाइट्स जो भी ये बता रहा है उसके हिसाब से फिर होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसने करेक्ट बताया हुआ है कि साइज़ ऑफ कैरेक्टर जो है वो 1 बाइट लेता है, तो 1 बाइट ही हम रिज़र्व करते हैं कैरेक्टर टाइप के लिए। तो ये हमारे पास साइज़ ऑफ ऑपरेटर था, इसको हम ऐसे यूज़ करते हैं, सिर्फ कैरेक्टर के लिए नहीं, और भी वैल्यूज़ हम चेक कर सकते हैं। लेट्स से 6.5 ही हम क्यों यूज़ करते हैं बार बार, तो ये देखिए 100.5। अब ये हमारे पास आप कहेंगे ये फ्लोटिंग वैल्यू है या रियल वैल्यू है, तो ठीक है आपने सही बताया, लेकिन जैसे ही हम इसका साइज़ कैलकुलेट करते हैं तो आई थिंक मेरे ख्याल से ये डबल के लिए जो है इसको डबल में कन्वर्ट करेगा, और डबल के लिए जो जगह रिज़र्व होती है मेमोरी में वो हमें रिज़र्व करके दे देगा। तो इसका जगह पर हमारे पास देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। तो ये देखिए हमारे पास 100.5 के लिए इसने 8 बिट्स रिज़र्व की है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम फ्लोटिंग वैल्यू का साइज़ नापते हैं तो मेमोरी में उसके लिए बाय डिफ़ॉल्ट अगर उसका टाइप हमने एक्सप्लिसिटली बताया हुआ है, जैसे हमने फ्लोट वाई किया हुआ है, अगर हम फ्लोट वाई करते हैं और फिर उसमें 100.5 डालते हैं तो उसके लिए वो 4 बाइट्स ही रिज़र्व करेगा। लेकिन अगर हम टाइप नहीं बताते और ऐसे ही यूज़ करते हैं या किसी वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करते हैं तो वो उसको ऐसे स्टोर करेगा डबल की फॉर्म में, ठीक है, और 8 बाइट्स उसके लिए रिज़र्व करेगा। तो ये साइज़ ऑफ ऑपरेटर था। इसके अलावा हमारे पास लास्ट ऑपरेटर है इस लिस्ट में, नॉट ऑपरेटर। तो नॉट क्या करता है ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि ये रिटर्न करता है 1, मतलब 1 रिटर्न हो जाता है अगर कोई चीज़ 0 है, ठीक है। मतलब एक चीज़, एक वैल्यू 0 है या किसी चीज़ का रिज़ल्ट 0 है, मतलब नॉट है, तो उसको ट्रू कर देगा। मतलब अगर फॉल्स है, 0 है, फॉल्स है, तो उसको ये नॉट ऑपरेटर क्या कर देगा, ट्रू कर देगा, 1 कर देगा। और अगर वो 1 है, मतलब पहले से ही वो 0, वो चीज़ 0 नहीं है, फॉल्स नहीं है, तो उसको वो 0 कर देगा, मतलब उल्टा देगा रिजल्ट को। अभी मैं आपको समझा देता हूँ एग्जांपल्स के थ्रू। तो मैं यहाँ क्या कर देता हूँ, यहाँ से मैं लेट्स से इसको ऐसे कर देता हूँ कि यहाँ पर मैं लेट्स से 5 डाल देता हूँ, 5 डाल देता हूँ, और यहाँ पर मैं सी आउट करके मैं x की वैल्यू प्रिंट करता हूँ और एंडल। अब अगर मैं इसको बिल्ड एंड रन करूं तो मेरे पास आंसर आना चाहिए 5, जो कि ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही आता है आंसर, तो ऐसे ही आता है इसका 6, ये 5 ही आता है। लेकिन अब अगर मैं इसको नॉट ऑपरेटर के साथ कॉन्कैटिनेट कर दूं और फिर रिज़ल्ट चेक करूं तो मेरे पास आंसर आना चाहिए 0। उसकी वजह क्या है, वजह मैंने आपको ये बताई है पहले से ही कि ये रिज़ल्ट को उल्टा कर देते हैं। रिज़ल्ट को उल्टा करने का मतलब ये नहीं कि 5 है तो इसको -5 कर देगा, नॉट का मतलब ये नहीं है। नॉट का मतलब ये है, ये चेक करता है कि जो नंबर है या जो वैल्यू है या जो भी ऑपरेटर है या ऑपरेंड है इसके साथ, ये जैसे x है, उसको चेक करेगा कि ये 0 है या नहीं है। अगर वो 0 है तो ये 1 रिटर्न करेगा, ठीक है, मतलब आउटपुट में आ जाएगा 1। लेकिन अगर वो 0 नहीं है तो ये उसको उल्टा देगा और 1 कर देगा। मतलब कि इस वक्त ये 0 नहीं है, 5 है, जो कि नॉन ज़ीरो वैल्यू है, लेकिन ये इसको कन्वर्ट करके क्या बता देगा कि ये 0 है, ठीक है। मतलब इसकी वैल्यू 0 नहीं है, ये गलत है, ये गलत को सही कर देता है और सही को गलत कर देता है, बस ये काम इसका है नॉट ऑपरेटर का, ठीक है। अगर मैं इसको लेट से यहाँ पर 0 कर दूँ, x = 0 है, अब x साइन 0 है, x की वैल्यू 0 है, वो अलग बात है। लेकिन ये क्या चेक करेगा नॉट ऑपरेटर अब कि क्या x 0 है, ठीक है। तो अगर 0 है तो ये क्या कर देगा, ट्रू रिटर्न कर देगा, ठीक है। ये देखिए ना, ये देखिए x जो है 0 है हमारे पास,
तो नॉन ज़ीरो वैल्यू होने की वजह से, नॉन ज़ीरो हमारे पास हमेशा जो नॉन ज़ीरो वैल्यू होती है वो ट्रू होती है, मतलब 1 होती है, और नॉट उसको क्या कर देता है, 0 कर देता है, उल्टा देता है। जो ज़ीरो वैल्यू होती है वो हमारे पास डिफ़ॉल्ट फॉल्स होती है। ये देखिए अब हमारे पास x की वैल्यू 0 है, जो कि डिफ़ॉल्ट क्या है, फॉल्स है, नॉन ज़ीरो नहीं है, 0 है, फॉल्स है। और फॉल्स को नॉट ऑपरेटर क्या कर देता है, ट्रू कर देता है, गलत को सही और सही को गलत कर देता है। तो इस वक्त हमारे पास 0 है, फॉल्स है, लेकिन नॉट होने की वजह से वो वापस कन्वर्ट हो गया 1 में। तो ये हमारे पास यहाँ तक काम था यूनरी ऑपरेटर्स का, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की सीरीज़ शुरू कर लेते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा मुश्किल लगा हो, यूनरी ऑपरेटर्स थोड़े से मुश्किल लगे, तो इसकी बेसिक जो रीज़न है वो ये है कि आपको इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आप मुख्तलिफ एग्जांपल्स कर सकते हैं, प्लस इंक्रीमेंट करके डिक्रीमेंट करके। मैं आपको जो है, अगर आप कहते हैं तो कमेंट में मुझे जो है बताया करें, मैं कमेंट बॉक्स जो है मैं आपको वापस रिप्लाई करूँगा और आपको एग्जांपल्स प्रैक्टिस के लिए भी दूँगा साथ, ताकि आप जो है नेक्स्ट लेक्चर्स तक उस पर प्रैक्टिस करें साथ साथ। लेकिन नेट पे जो है आपको इजीली जो है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, या आप सर्च करें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के लिए प्रैक्टिस एग्जांपल्स इन सी लैंग्वेज या C++ लैंग्वेज, तो आपको कई सारे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के एग्जांपल्स मिल जाएंगे। तो इस वजह से ये आपको ख़ुद जो है इजीली अवेलेबल है। इस वजह से मैं आपको प्रेफर करता हूँ कि आप, रिकमेंड करता हूँ कि आप यूज़ करें इंटरनेट को, और फिर उसके बाद थोड़ी सी प्रैक्टिस करके आपको ये सारी चीज़ें ज़्यादा कवर हो जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।